तो ये बताओ, लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन क्या था? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला था। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला चल रहा था ना? हाँ सर, 2 ठीक है, क्वेश्चन लिए थे। तो क्लियर थे दोनों? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं अब। लिमिट ऑफ द फॉर्म लिखो। एक मिनट। तो लिखो इसमें लिमिट ऑफ द फॉर्म limit of the form theta upon e की limit of the form limit theta tending to infinity, यहाँ पे limit theta tending to infinity theta upon e की पावर theta and limit theta tending to infinity ln theta upon theta, ये ln theta upon theta है, ठीक है। लिमिट ऑफ द फॉर्म दिस, limit of the form limit theta tending to infinity theta upon e की पावर theta and limit theta tending to infinity ln theta upon theta। तो इसकी लिमिट हमें निकालनी है कि क्या आएगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे। तो एग्जांपल ये लेके चलते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x अपॉन x, ये कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है बताओ? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। तो लॉपिटल लगाने के बाद देख लो ये क्या हो जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन आएगा जो कि रहता है हमारा 1/x एंड नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। तो देख लो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट चुका है एंड अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पूरा कितना बन जाएगा? 0। तो ये 0 बन जाएगा। तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं हम लोग एंड इसके ग्राफ से भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसका ग्राफ अगर बनाएंगे ना, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन आएगी, ठीक है, एंड ये ln x का ग्राफ आएगा। तो जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा तो ln x वाला इंफिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा होगा या x वाला इंफिनिटी? ग्राफ से देख के बताओ। ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाला इंफिनिटी ज्यादा बड़ा आएगा या ये वाला? x का इंफिनिटी ज्यादा बड़ा है, ऊपर वाले का ना। हाँ सर। मतलब x का इंफिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। तो ये देख लो, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा और ये छोटा रहेगा तो एक तरीके से टेंडिंग कितना आएगा? 0। ऐसे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉपिटल से डायरेक्टली दिख भी रहा है हमें, ठीक है। तो ये जाता है यहाँ पे 0। एंड फिर अगले वाले का भी देख लेते हैं। इसमें है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन e की पावर x, ये कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसमें लॉपिटल लगा देंगे। लॉपिटल लगाने के बाद इसमें क्या मिलेगा? ऊपर में 1, नीचे में e की पावर x, एन एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे e की पावर x इंफिनिटी जाता है, तो 1 बाय इंफिनिटी ये 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इन दोनों में? बोलो। नो सर। ठीक है।
देवेश एग्जाम नहीं दी थी क्या? प्रेम, प्रीति, रोहित, दी थी। तो कितना आ रहा है प्रीति स्कोर? अच्छा 150 आ रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको और बढ़ाओ। ठीक है, एक महीने पहले तो हम रो रहे थे, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अब बढ़ गया है ये। उस स्कोर के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है, आगे एक जीरो लग गया है मेरे ख्याल से, है ना? पहले 16 थे 16। वही 15 थे ना, 15 थे, अब उसके आगे एक जीरो लग गया तो 150 हो गए। ठीक है, ऐसे इम्प्रूव करो। अब इसके आगे एक जीरो तो नहीं लग पाएगा, बस इसमें अब ऐड करते जाओ, 10 20 30 ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ टेस्ट में बहुत कम आता है और कुछ में बहुत ज्यादा आता है। अब वो तुम्हें बता सकते हो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ऐसा, साक्षी? पता नहीं सर, सॉल्व ही नहीं होते क्वेश्चन कभी कभी। दिन खराब होगा फिर तुम्हारा वो, जिस दिन नहीं बन रहे क्वेश्चन, होता है ऐसा भी। जैसे सैटरडे का दिन मेरे लिए खराब था। अरे लैपटॉप बता देता, उसमें उस दिन क्या हुआ था, बहुत बारिश हुई फ्राइडे नाइट को। ये छत पहले कभी नहीं टपकती थी छत, और उस दिन टपकी और सीधा कहाँ पे, लैपटॉप के ऊपर पानी आके गिरा। रात भर टप 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 करके गिरता रहा, और पानी चला गया मदरबोर्ड तक। फिर उसकी स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो तुम्हारी डीसी गई, उस दिन की क्लासेस मुझे ऑफ करनी पड़ी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिन खराब होगा तो नहीं बनते होंगे। हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x, फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी फर्स्ट ये का तो जीरो है। हाँ फर्स्ट का जीरो है क्या? हाँ, नहीं एलसीडी के डाउट डिस्कस नहीं हुए हैं, बाद में कर लेंगे। तुम में से किसी को पता है क्या लैपटॉप के बारे में थोड़ा बहुत?
अच्छा, मयूर को पता है, ठीक है, तो मैं बाद में पूछ लूंगा, मुझे बताना वो जो दुकानदार है मेरे को बेवकूफ बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो पहले का बताओ तुम लोग, आसान है बहुत। जीरो है। कितनी बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा? n बार। n बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के वाला फॉर्म है, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो इसमें जब हम लॉपिटल लगाएंगे, पहली बार लगाएंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट एन टेंडिंग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स की पावर n-1 अपॉन ई की पावर x। ऐसे ही अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म कब हटेगा? जब हम यहाँ पे n बार लॉपिटल लगाएंगे, और इधर लगाना आसान है n बार लॉपिटल, क्योंकि ऊपर में हमें पता है उसके बाद क्या मिलेगा, n इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-2। तो ऐसे ही अगर n टाइम्स हम लॉपिटल लगाएंगे, n टाइम्स लॉपिटल लिख लेना इसके नीचे, तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल मिलेगा क्या ऊपर में, n फैक्टोरियल इंटू 1। है ना, n फैक्टोरियल मिलेगा, क्योंकि n इंटू n-1 n-2 ऐसे करते करते 1 तक, एंड अपॉन में आ जाएगा e की पावर x से, क्योंकि नीचे वाले का तुम n बार भी डिफरेंशिएशन करोगे तो वो e की पावर x ही रहेगा। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये e की पावर x तो इंफिनिटी जाएगा, तो इसकी वजह से ये पूरा 0 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें, कैसे 0 आया ये? n बार लॉपिटल लगाना पड़ा। सर हाँ बोलो। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/इंफिनिटी भी तो हो सकता है, कौन सा? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। कैसे 0/इंफिनिटी? सर अगर x इंफिनिटी है और n-1 है तो n यहाँ पे मान के चलो फिर नेचुरल नंबर है, ठीक है, n नेचुरल नंबर है। ओके सर। ये 8 बज रहे तब भी बच्चे आ ही रहे हैं, टाइम पे आया करो ना तुम लोग। दिक्कत होती है क्या अजिंक्य? फिर उसके बाद और किसने अभी ज्वाइन किया लेट? आदित्य। सेकंड का 1 है क्या? हाँ सेकंड का 1 है। कैसे आया 1 बताओ? वो e टू दी पावर x को नीचे ले लिया और लॉपिटल लगा लिया, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म लॉजिकल क्यों लगा दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना वो, यस सर। है ना। ये x की पावर n अपॉन e की पावर x कितना जाएगा, 0। अभी देखा ना हमने, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 जाता है, तो ये एक तरीके से साइन एफ ऑफ एक्स, एंड ये एफ ऑफ एक्स कितना जा रहा है, 0। एंड नीचे में देखो एफ ऑफ एक्स बन सकता है, इस e की पावर x को नीचे लेके जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो अब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये 0 जाता है, एंड नीचे में भी सेम फंक्शन मिला x की पावर n अपॉन e की पावर x, तो यहाँ से ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होके हमें आंसर देगा 1। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है। कोई डाउट किसी को इसमें? बोलो।
ये AHR सर का डिस्कशन बाकी ना शायद प्रोबेबिलिटी का एंड MOD का। हाँ सर। ठीक है, तो ये 2 दिन तो डिस्कशन के लिए, MOD तो शायद खत्म हो गया है ना। चलो ठीक है। यज्ञेश तुमने नहीं दी थी क्या एग्जाम? यज्ञेश, तो कितना आ रहा है स्कोर? तुम्हारा कितना आ रहा है आर्य? अच्छा, 212, बहुत बढ़िया। यज्ञेश, टेस्ट के सॉल्यूशंस वहीं पे मिल जाएंगे ना तुम लोगों को? अभी अपलोड होंगे वो 1-2 दिन में साइट पे ही। PDF का मार्क ही नहीं किया, वो मैंने पहले 1 दिन पहले बताया था कि 2 क्वेश्चन चेंज है, तो करना पड़ता है। तो चलो ठीक है। Anyways, और वो जो 2 क्वेश्चन भी थे ना, किसके थे वो? आगे के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के थे, आसान थे वो भी बहुत। अब लेकिन पढ़ाया नहीं था तो वो चेंज करना जरूरी था। तो ये क्लियर है? अब उसके बाद देखते हैं सैंडविच थ्योरम क्या होती है। सैंडविच थ्योरम, नाम भी उसको उसके बिहेवियर की वजह से ही पढ़ा है। जैसे सैंडविच में क्या आता है, ऊपर में ब्रेड, नीचे में ब्रेड, बीच में टिक्की होती है। वैसे यहाँ पे ऊपर में फंक्शन, नीचे में फंक्शन एंड बीच में एक और फंक्शन होता है। तो एक तरीके से फंक्शंस का सैंडविच बनता है, तो इसकी वजह से सैंडविच थ्योरम कहते हैं उसको। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में क्या होता है और ये कब लगाते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो देख लो पहले इसका थ्योरी पार्ट देख लो। यहाँ पे मान लो हमारे पास 3 फंक्शन है, f(x), g(x) एंड h(x). एंड वो इस तरीके से है कि f(x) जो है वो g(x) से छोटा है हमेशा एंड h(x) से बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। जैसे ये f(x) लेस देन और इक्वल टू g(x) है, तो या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे लेस देन, उससे बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। सेम इधर भी इस तरीके से। तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, मान लो ये बन रहा है, ये g(x) वाला ग्राफ है। फिर उसके बाद ये f(x) वाला ग्राफ है एंड ये h(x) वाला ग्राफ है। ठीक है, ये 3 ग्राफ है। ये y इज इक्वल टू g(x), ये y इज इक्वल टू f(x), ये y इज इक्वल टू h(x). क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इनके ग्राफ? बोलो। यस सर। Yes sir. ठीक है, और मान लो कि ये x इज इक्वल टू a पे एक दूसरे को टच करते हैं। x इज इक्वल टू a पे जो वैल्यू है वो है l है मान लो। तो तुम लोग बताओ कि x टेंडिंग टू a पे h(x) हमें क्या वैल्यू देगा? लिमिट x टेंडिंग टू a पे h(x), बोलो।
L. एल देगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे जी ऑफ एक्स जो है वो भी वैल्यू देगा एल, एक्स टेंडिंग टू ए पे एच ऑफ एक्स एल एंड जी ऑफ एक्स भी एल देगा। ये हो गया। अब तुम ये बताओ एफ ऑफ एक्स भी कितना आएगा वहां पे, एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी कितनी आएगी, एल ही आएगी। तो देख लो अब इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स भी एल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मान लो एफ ऑफ एक्स की लिमिट नहीं निकाल पा रहे, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जब हम डायरेक्टली लिमिट नहीं बता सकते किसी चीज की, जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है एक्स टेंडिंग टू ए पे हम उसकी लिमिट नहीं बता पा रहे, तो फिर इस केस में सैंडविच थ्योरम आएगी। तो इसमें हमें बस क्या करना है, एफ ऑफ एक्स से एक जस्ट बड़ा फंक्शन ढूंढना है एंड एफ ऑफ एक्स से छोटा फंक्शन ढूंढना है, एफ ऑफ एक्स से बड़ा फंक्शन ढूंढना है एंड एफ ऑफ एक्स से छोटा फंक्शन ढूंढना है, और वो ऐसे ढूंढने हैं कि उनकी वहां पे लिमिट हम निकाल सके। जो भी हमने मेथड्स देखे लिमिट निकालने के, उसके थ्रू हम जी ऑफ एक्स की एंड एच ऑफ एक्स की लिमिट निकाल सके, इस तरीके से इनको ढूंढना है। एक एफ ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, एक एफ ऑफ एक्स से छोटा होना चाहिए। और मान लो एक्स टेंडिंग टू ए पे दोनों की लिमिट एल आ रही है, दोनों की लिमिट अगर एल आ रही है तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो क्लियर है किस तरीके से यूज करना है सैंडविच थ्योरम को। एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन जिसकी एक्सटेंडिंग टू ए पे हम लिमिट नहीं बता पा रहे, ठीक है, तो हमें एफ ऑफ एक्स से बड़ा एक फंक्शन ढूंढना है, एच ऑफ एक्स से छोटा एक फंक्शन ढूंढना है, और ऐसे वो फंक्शंस होने चाहिए जिनकी हम लिमिट निकाल सके जो मेथड्स हमने देखे उससे। और मान लो एक्स टेंडिंग टू ए पे दोनों की लिमिट आ रही है एल, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट आ जाएगी एल। तो ये है हमारा सैंडविच थ्योरम। थ्योरी पार्ट में किसी को कोई डाउट? सर हाँ, अगर वो दोनों फंक्शन की लिमिट जो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर और लेस लेस है उनकी अगर अलग अलग आ रही है तो अलग क्या अलग आ होगा? रही तो फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो फंक्शन भी देखो कैसे लिए जाएंगे, मैं बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। और वो ऐसे आ जाएंगे कि दोनों की लिमिट सेम आ रही है, तो इसकी वजह से एफ ऑफ एक्स की भी है। ठीक है, पहले थ्योरी पार्ट तो समझ में आया कि ये बताओ जो भी लिखा गया है यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन में बताऊंगा कि बड़ा वाला फंक्शन कैसे ढूंढना है, छोटा वाला कैसे ढूंढना है। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन देखो इसके कैसे होते हैं। लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वेयर 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस 1 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस 2 ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस 2n। इसकी हमें लिमिट निकालनी। आप इसको जीरो मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, ये जीरो से थोड़ा बड़ा ही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा, है ना। तो थोड़ा बड़ा बड़ा, ये जीरो से थोड़ा बड़ा, जीरो से जस्ट थोड़ा बड़ा, जीरो से जस्ट थोड़ा बड़ा, ऐसी क्वांटिटीज हम ऐड करते जाएंगे इंफिनिटी तक। तो क्या हम उसको जीरो बोल सकते हैं क्या? बोलो। नहीं। फाइनाइट टर्म से जो जीरो से जस्ट बड़े, जीरो से जस्ट बड़े हैं और उनको हम ऐड कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक रहता तब तो हम उसको जीरो बोल देते, क्योंकि वो जीरो से जस्ट थोड़ा बड़ा है, तो हम वो जीरो में उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उन दोनों को, है ना। तो इसकी वजह से वो जीरो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये भी जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा, ऐसे करते करते कहाँ तक, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, क्योंकि एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना। तो इसकी वजह से ये एग्जैक्ट मतलब जीरो आएगा, ये ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो इसको करना है सैंडविच से। तो देख लो कैसे। अब ये बताओ, इनमें 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर 2 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n, इनमें सबसे बड़ा कौन है एंड सबसे छोटा कौन है, ये बताओ। सोच समझ के बताओ, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। पहला बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है? फर्स्ट सबसे बड़ा है, लास्ट सबसे छोटा है। फर्स्ट सबसे बड़ा है एंड लास्ट सबसे छोटा है ना। ये दिख रहा होगा सभी लोगों को। डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू कम होती जाती है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो। सर वो दोनों तो एक ही है, 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर। हाँ तो है ना, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी तो सेटिस्फाई तो होगी ना। ये जो भी मैंने लिखा वो सेटिस्फाई तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। इसी में से सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है एंड सबसे छोटा फंक्शन कौन सा, वो ढूंढ लिया। ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, तो ये जितने भी आएंगे यहाँ पे वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएंगे। तो देख लो अगला वाला 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये भी इससे बड़ा आएगा एंड इससे छोटा आएगा। क्लियर है? एंड ऐसे ही लास्ट में ये 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n, ये जो लिखा है ये क्लियर है क्या बताओ? क्योंकि ये जितने भी आएंगे वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएंगे, कभी कभी इक्वल भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर इसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे लेस देन तो चलो नहीं हो रहा, लेकिन इक्वल टू तो सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे ये वाली चीज इससे बड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी तो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से ये हर एक टर्म को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि वो किसके बीच में आते हैं। अब इनको फाइनली हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लो कि एडिशन यहाँ पे कुछ आ जाएगा इनका, ये एडिशन आएगा, ठीक है। इसको अब नहीं लिख रहे पूरा। इधर बताओ ये 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा, सोच समझ के बताओ। 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा? n+2। हाँ, n+2 थोड़ी, देखो तो n स्क्वायर प्लस 0 टू n स्क्वायर प्लस 2n तक जा रहे हैं ना, ये 2n है। तो ये एक तरीके से ऐड होगा 2n+1 टाइम्स, और अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे भी ये कितनी बार ऐड होगा 2n+1 टाइम्स, एंड अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n रहेगा। अब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालते हैं। अब ये निकाल सकते हैं, अब जो मेथड्स हमने देखे उससे एन इसकी लिमिट निकालते हैं।
देख लो नेक्स्ट पेज, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले ये 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर मीन्स n, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि n से जब डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 1 बाय n, एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो कितना आ जाएगा, तो ये 1 बाय n तो 0 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे अगले वाले में है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2n, तो एक काम करते हैं नीचे से n स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो वो मॉड n बन के आएगा, एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस के साथ ओपन होगा मॉड, तो n कैंसल, ऊपर से भी n बाहर ले रहे तो n कैंसल आउट, ऊपर में बचता है 2 प्लस 1 बाय n, नीचे में अंडर रूट 1 प्लस 2 बाय n, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 ये 0 ये भी आता है 2, तो दोनों की लिमिट 2 आ रही है, देयरफॉर क्वेश्चन में हमें जिसकी लिमिट निकालनी है वो भी कितनी आएगी, 2। क्लियर है, क्लियर है क्या, बताओ ये। यस सर। चलो लिख लो इसको अब, ये फिर से मतलब बताइए ना प्लीज, डिस्कनेक्ट हो गया। वहीं से ढूंढा कि ये किसके बीच में आएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें जब ऐड करेंगे तो इससे बड़ा फंक्शन है इससे छोटा फंक्शन मिल जाएगा। हाँ अभी कोई कुछ कह रहा था, तो वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये फिर से बताइए ना। तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ क्यों, चलो ठीक है देख लो यहाँ पे। अब ये बताओ इन सब में, ये जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए एडिशन में, सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। नहीं सर, ये हो गया एक था मिनट, वो लास्ट लाइन से। एक मिनट, एक मिनट, आवाज आ रही है अब? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे ये था, जैसे बड़ा वाला फंक्शन तो ये आ गया, और इसमें वैसे एक्सप्लेन करने लायक तो कुछ भी नहीं है, तो लिमिट हमने देखी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो इधर से n कॉमन, ये n कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 प्लस 1 बाय n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाय n 0, तो 2 बचता है, सेम ये भी 2 आ जाता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको, जल्दी करो। सर नेक्स्ट पेज लो। ये वाला सभी लोगों का हो गया, Yes, sir. और ये 2-3 तरीके के क्वेश्चंस में सैंडविच आता है, एक तो ये इस तरीके के 1 अपॉन n वाले, जिसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन उसी में से ढूंढ के बाकी सबको उनके बीच में पुट कर देना है, एंड फाइनली ऐड कर देना है। एंड एक आता है GIF वाले क्वेश्चंस में, वो भी देखते हैं। जल्दी से लिखो। हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब वो GIF वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी GIF(x) प्लस GIF(2x) प्लस GIF(3x) अप टू GIF(nx) अपॉन में है n²। ये कितना आता है ये हमें बताना है। अब इसके लिए एक GIF की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हम लोगों को। GIF(x) की वैल्यू बताओ तुम लोग किसके बीच में लाई करती है? GIF(x) की वैल्यू सोच समझ के बताओ, ये इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? किसके बीच में? x क्या minus करो 1 to x. प्रॉपर्टी? ये हमने वहां पे लिखा था क्या? x लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1 होता है, बोलो। Yes. Yes, sir. ये होता है ना। तो ऐसे ही बड़ा वाला फंक्शन है, छोटा वाला फंक्शन उसके प्रॉपर्टी से मिलेगा। अब हमें उधर से ही नहीं मिलने वाला, उसके प्रॉपर्टी से मिलेगा। लेकिन वो 1/n वाले जो थे क्वेश्चन उसमें उधर से ही मिलेगा। अब यहाँ पे GIF(2x) जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2x एंड ग्रेटर देन 2x माइनस 1। ऐसे जब हम करते चलेंगे तो GIF(nx) इज लेस देन और इक्वल टू nx एंड ग्रेटर देन nx माइनस 1, ये आएगा। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे, मान लो ऐड करने के बाद ये आ रहा है, यहाँ पे बताओ ऐड होने के बाद ये x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx आएगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इंटू x आएगा ना, है कि नहीं? एंड इधर जब करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इंटू x, एंड ये -1 कितनी बार ऐड होगा बताओ? -1 कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स। n टाइम्स। तो ये n आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका सम तो हम बता ही सकते हैं, ये आता है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस n, ये एंड इधर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है? क्योंकि अभी तो ये ऊपर वाली चीज मिली है हमें, बस इसको n² से डिवाइड करके n टेंडिंग टू इंफिनिटी लाना है ना, मतलब ले जाना है n टेंडिंग टू। तो देख लो इसको n, इसकी लिमिट निकालते हैं अब n² से डिवाइड करके इधर वाले की, बड़े वाले की। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में आ रहा है n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में है n²। ठीक है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म बनेगा। तो इसमें देख लो ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ऊपर से n² बाहर ले सकते हैं हम लोग, ये n तो ऑलरेडी है, इसमें से n बाहर आ जाएगा मतलब n²। तो ये वाला n² ये वाला n² कैंसल आउट, तो 1 प्लस 1/n बचेगा इंटू x बाई 2, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे x बाई 2। ऐसे अब छोटा वाला फंक्शन, छोटे वाले फंक्शन में ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, आ रहा था n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 माइनस n अपॉन में अब n² चाहिए, है ना। तो इधर से देख लो n² बाहर आ जाता है और यहाँ पे मतलब सेपरेट करके लिखते हैं थोड़ा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/n इंटू एक्स बाई 2 माइनस 1/n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 ये 0, तो फाइनली बचेगा यहाँ पे x बाई 2। मतलब बड़े वाले फंक्शन से भी लिमिट x बाई 2 एंड छोटे वाले से भी x बाई 2 आ रही है। देयरफॉर क्वेश्चन में हमें जिसकी लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, वो भी कितनी आ जाएगी? तो x बाई 2 आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ ये? यस सर। तो इसमें छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन इस तरीके से निकाला जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से। अब ये तो हमने बस न्यूमरेटर की बात की है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जो है इससे बड़ा आएगा एंड इससे छोटा आएगा। अब हमें n² से डिवाइड करना है एंड उसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी चाहिए, तो n² से डिवाइड करके लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
ये बड़े वाले फंक्शन की निकाली पहले एंड देन छोटे वाले की, दोनों की x/2 आती है, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी x/2। तो जल्दी से लिख लो, ये हो गया हमारा सैंडविच थ्योरम। किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। लिख लो जल्दी। सर नेक्स्ट पेज लो। नेक्स्ट पेज देख लो। और ये टाइम पे आया करो ना तुम लोग रहे, क्योंकि मैंने देखा आज लगभग 8 से 9 बच्चे 8 बजे के बाद आए, मतलब आधे घंटे के बाद। आठ बजे थोड़ी क्लास होती है अपनी, या टाइम टेबल में 8 बजे दिया गया है? दिया है क्या टाइम टेबल में 8 बजे? नहीं सर। बस, तो फिर ये तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है ईशान? देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, बाकी लोग सारे सीरियल नंबर के साथ है, तू ही अकेला बस ऐसा है इसके पास नहीं है। अभी अटेंडेंस किसी ने ले ली, एब्सेंट ही लगा देगा तेरी तो। तुम्हारा क्या है अभिराज? तो ये समझ में आ गया सैंडविच थ्योरम? हर्षवर्धन, दर्शना, अथर्व, Yes, sir. अश्विन, जीत, Yes, sir. रूही, सिमरन, तनीश, चलो ठीक है। तो ये लिमिट हमारा खत्म हो गया है, यही लास्ट पार्ट होता है लिमिट का, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, जिसके वजह से हमें लिमिट सीखनी पड़ी। अब वो मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक में, बताओ? Behavior. बिहेवियर देखने वाले फंक्शंस का। अब वो बिहेवियर के ऊपर आ गए, लेकिन अब वो बिहेवियर मैथमेटिकली चेक करने के लिए लिमिट सीखना जरूरी था, तो वो हमने सीख लिया है। कंटिन्यूटी डाल दो हेडिंग। एलसीडी में एल हो गया, अब चलेगा सी, वो भी 2-3 लेक्चर का है सी, एंड डी तो 2 ही लेक्चर का है या 1.5 लेक्चर का ही है, क्योंकि कंटिन्यूटी एक बार अच्छे से देख लिया तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ भी नहीं बचता है।
जितने भी प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स कंटिन्यूटी के उतने ही डिफरेंशियबिलिटी के हैं, सेम है कंटिन्यूटी। तो लगभग अब आ गए हो तुम भी जे मतलब जेपीए वालों के साथ, उनका भी यही चल रहा है, वो एक लेक्चर आगे है बस। कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट और लिमिट और डिफरेंस एक दूसरे से रिलेटेड है ये सारे, ठीक है। अगर तुम सोचोगे कि बिना लिमिट पढ़े हम कंटिन्यूटी कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। बिना कंटिन्यूटी के डिफरेंशियबिलिटी करने जाओगे, नहीं कर पाओगे। लिंक टॉपिक्स है तो ये पूरा ही पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मैंने क्या बताया था इस एलसीडी स्टार्ट करने से मतलब पहले लेक्चर में, कंटिन्यूटी क्या होती, कैसे चेक करते हैं, या कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है। कुछ तो बताया था ना मैंने, कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है। एक्स इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है? कुछ भी मत बोलो यहाँ पे, अब एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सर LHL और RHL की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, मैंने कुछ और बताया था। जैसे मान लो ये सारे ग्राफ से निकलते हैं, ठीक है, सारी चीजें। एक बार मान लो हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन को रखा बोर्ड पे या नोटबुक पे, और उसका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब वो कहीं पे ब्रेक नहीं होता। जैसे देख लो ये फंक्शन है, मान लो ये ग्राफ है, तो ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पेन को रखा तो पूरा ग्राफ ड्रॉ करने तक हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। खेले होंगे बहुत सारे गेम ऐसे कि बिना पेन उठाए ये ड्रॉ करके दिखाओ, बिना पेन उठाए वो ड्रॉ करके दिखाओ। तो उसी तरीके का ये है कि एक बार फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन को रखा और उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। यस सर। खेले होंगे ना ऐसे गेम कि ये भाई ड्रॉ करके दिखा बिना बिना पेन उठाए। हाँ सर। यही वाली डायग्राम होती थी शायद, वो याद आ रही मेरे भाई। ये होता है ऊपर में, फिर ये होता है। सर यही होता है। कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको बिना पेन उठाए। ये पेपर फोल्ड करके कह रहा है, ये इधर ही करना है बे, पेपर फोल्ड करके क्या है। किसी ने नहीं, ये खेला नहीं क्या तुम लोगों ने। खेला है ना सर। ये जीत, अरे हो जाता है, ये बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं इसको। सर इसमें कुछ रूल भी होता है ना? कौन सा रूल होता है, कोई रूल नहीं होता रे। सर आप करके दिखाओ। मैं कर, अरे मैं भूल गया, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये ऐसे कुछ होता है शायद, इधर से ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, नहीं फंस रहा है ये तो। चलो मान लो ये भी बना लिया, ठीक है, फंस गया ये तो। एक तो एक लाइन को दूसरे के ऊपर ड्रॉ करके भी नहीं रहे, सर पेज फोल्ड करके होता है वो। ये हाँ, बिना सर। उसके भी हो रहे। बिना फुल बिना करके उसके भी- हो सकता है सर। हाँ? बिना हाँ फोल्ड करे यार, भी हो अभी सकता है। हाँ सर। बिना फोल्ड, इसमें हमने पहले ये लाइन ड्रॉ की थी ना, बिना पेड़। अजय हटाओ, अभी ये पढ़ने आए हैं क्या हम लोग यहाँ पे, हटाओ। हम कंटिन्यूटी पढ़ने आए यहाँ पे, तो वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ग्राफिकली तो समझ में आ गया, आ गया, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब उसी ग्राफ से मैथमेटिक्स
कंटिन्यूटी कैसे निकालते वो हम देखते हैं। मान लो ये ग्राफ है, x इज इक्वल टू, पहले दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं हम, कंटिन्यूटी एट पॉइंट एंड देन कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी एट पॉइंट। कंटिन्यूटी एट पॉइंट ये देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो हमें बताना है। तो ग्राफ से कंटिन्यूअस तो दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू ए पे। अब मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, तो मान लो x इज इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है वो आ रही है l। तो तुम लोग बताओ इसमें LHL RHL भी कितना आएगा x टेंडिंग टू ए पे? l आएगा, है ना। LHL इज इक्वल टू RHL एंड फंक्शन की वैल्यू भी वहां पे कितनी होगी? अभी तक हमने फंक्शन के वैल्यू की बात नहीं की थी, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या हो रहा था हमें उससे मतलब नहीं था लिमिट में, हम बस उसके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या होगा वो देख रहे थे। लेकिन कंटिन्यूटी में अब वहां पे भी एग्जैक्टली क्या होगा हमें ये देखना है। तो तुम लोग बताओ क्या ये f ऑफ a के इक्वल आएगा? बोलो, आएगा ना। LHL RHL वो दोनों L आ रहे, f ऑफ a भी L है। तो अगर ऐसा हो रहा है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू L, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू, देन function is continuous at a, function is continuous at a। ठीक है, तो देख लो इसमें भी LHL RHL निकालना पड़ेगा जो मेथड्स हमने सीखे लिमिट में, एंड फिर a पे फंक्शन की वैल्यू, वो तो बहुत आसान होता है, a को सीधा फंक्शन के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से a की वैल्यू मिलेगी, एंड वो हमें दिख गया कि लिमिट की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है उस पॉइंट पे, तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या रिपीट करना है समर्थ? इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या तुम्हें वहां पे? आ गया वो, हाँ ये सर। कंटिन्यूअस दिख रहा है ए पे, ग्राफ से ही कर रहे हैं हम सब। यहाँ पे LHL की वैल्यू कितनी आएगी? L RHL की L ही है। एंड f ऑफ a की भी वैल्यू कितनी आएगी? L ही आएगी। मतलब ये तीनों अगर सेम हो रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू a। पहले ग्राफ से ही देखा ना हमने कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वो है। एंड मैथमेटिकली अगर देखना है, क्योंकि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सके ये जरूरी नहीं है, तो कभी कभी मैथमेटिकली जाना होता है तो उसके लिए ये आएगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर हो रहा है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब उसके बाद अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो कैसा हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस। तो वो डिसकंटिन्यूटी
कौन से रीजन की वजह से आ सकती है वो हम देखते हैं। ये वाला हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें मैं 4 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये पहला ग्राफ है जिसमें बताना है कि x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या कैसा है, एंड अगर डिसकंटिन्यूअस है तो रीजन क्या है उसके पीछे। y एक्सिस को लेते ही नहीं रोल में, x के करस्पॉन्डिंग। एट x इज इक्वल टू ए ही देखना है। तो यहाँ पे बताओ पहला कंटिन्यूअस है क्या? हाँ सर है। हाँ सर। ये कंटिन्यूअस है। दूसरा कंटिन्यूअस है क्या? नहीं। नहीं सर, डिसकंटिन्यूअस। नहीं सर, रीजन बताओ। क्योंकि एफ ऑफ ए डिफाइन। ग्राफ ब्रेक हो रहा है। ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल तो आएगा, लेकिन एफ ऑफ ए ही डिफाइन नहीं होगा। रीजन में लिख लेना, बिकॉज, या वो 3 डॉट्स है, बिकॉज एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे बताओ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। रीजन, एफ ग्राफ ऑफ ए ब्रेक हो रहा है। डिफरेंट। यहाँ पे एफ ऑफ ए भी डिफाइन हो रहा है, एल एच एल आर एच एल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वो सेम आएगी क्या? नहीं। रीजन है यहाँ पे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये थर्ड का रीजन है। तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ डिसकंटिन्यूअस। वाला क्या डिसकंटिन्यूअस है? रीजन क्या है? RHL does अलग not वैल्यू। exist and f of a is not defined. नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस वजह से डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? ये डिसकंटिन्यूअस किस वजह से? क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये डिसकंटिन्यूअस किस वजह से? एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी लेकिन उसकी वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं आ पाएगी। एंड ये डिसकंटिन्यूअस किस वजह से? लिमिट की वैल्यू ही अलग अलग आ रही है, मतलब एल एच एल की अलग, आर एच एल की अलग, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही उस वजह से। तो कौन से 3 रीजन की वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो क्लियर हो गया? बोलो, क्लियर है? आदित्य, आर्य, अंश, अर्पिता, हितेन, Yes, sir. पीयूष, सर्वेश,
Yes. ठीक है, तो 3 रीजन है जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है एक्स पे। या तो फंक्शन की वैल्यू ही वहां पे डिफाइन ना हो, या फंक्शन डिफाइन हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू लिमिट के इक्वल ना आए, या तो फिर कैसे लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अब इसमें नाम है, डिसकंटिन्यूटी के 2 नाम आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन या तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही या फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, तो उनको कहा जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब उस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द फंक्शन। बाय डिफाइनिंग द फंक्शन मतलब इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे कि ये वाला जो डार्क डॉट है ना फंक्शन की वैल्यू वाला, वो यहाँ पे आ जाए, इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे और इसके इक्वल आ जाए। मतलब हमें पूरा ग्राफ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, हमें बस एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू आ रही है उसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाना है और वो रिडिफाइन करके लाया जा सकता है। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी आती है लिमिट के एग्जिस्ट ना होने की वजह से, तो उसको कहा जाता है नॉन रिमूवेबल। उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, और अगर रिमूव करने जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो इसको ऊपर या इसको नीचे। तो इस वजह से इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? 2 तरीके की डिसकंटिन्यूटी, तो लिख लो इसमें नेक्स्ट पेज पे। पहला पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी इन सेकेंड एंड थर्ड, discontinuity in second and third is called as non is called as removable discontinuity, is called as removable discontinuity। ठीक है, is called as removable discontinuity। ये पहला पॉइंट। दूसरा, discontinuity in fourth, discontinuity in fourth is called as non removable discontinuity, is called as non removable discontinuity, is called as non removable discontinuity। तो क्लियर है ये डिसकंटिन्यूटी का फंडा सभी लोगों को, किस तरीके से नॉट मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है एंड कौन से डिसकंटिन्यूटी को कौन सा नाम दिया जाएगा। Yes, sir. चलो ठीक है फिर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो लिमिट खत्म हो गई, अब तुम सेक्शन सी भी लगा सकते हो लिमिट का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लो। किसी को कुछ पूछना है क्या आज के लेक्चर के रिगार्डिंग? क्लियर है सभी लोगों को सारी चीजें आज जो भी हुई है, सैंडविच थ्योरम, फिर वो जो फॉर्म है। अरे मैथमेटिकल इंडक्शन पे अटके पड़े हो तुम लोग अभी, वो खुद से पढ़ लो। ठीक है, उसमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, तुम बताओ। चलो ठीक है,
के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।